हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इसके चौथे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता? विश्व व्यापार संगठन को तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्रथम एवं दूसरे स्तंभ के रूप में मान्यता प्राप्त है। 1 जनवरी 1995 से अस्तित्व में आए गेट की उत्तरवर्ती संस्था विश्व व्यापार संगठन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तीसरे स्तंभ के रूप में स्वीकार किया गया है। WTO का कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सुचारू संचालन से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971 के बीच नहीं थी, बल्कि कब से कब तक थी? तो 1969 से 1974 के बीच। अब अगला प्रश्न है, योजना आयोग है क्या है? तो यह एक परामर्शदात्री संस्था थी जो कि अब नीति आयोग में बदल गया है। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा किया गया था, जो मंत्रिमंडल द्वारा 15 मार्च 1950 को पारित कर दिया गया था। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक सलाहकारी परामर्शदात्री निकाय है। वर्तमान में 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली है। अब अगला प्रश्न है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो योजना आयोग अभी हम लोगों ने पढ़ा परामर्शदात्री संस्था है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग है तो एक गैर संवैधानिक निकाय। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। कैसी अर्थव्यवस्था है भारत में? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के सह अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अधीन आर्थिक क्षेत्र में राज्यों को अपनी नीति का इस प्रकार निर्देशन करना होता है कि इससे समाज के भौतिक साधनों के स्वामित्व का बेहतर वितरण एवं नियंत्रण प्राप्त हो सके और इससे कुछ व्यक्तियों के हाथों में संपत्ति का संकेंद्रण एवं श्रम का शोषण रोका जा सके। साथ ही निजी क्षेत्र के तहत व्यक्तिगत फल की भी पूर्ण गुंजाइश रखी गई है। अब अगला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसकी प्राथमिकता थी? तो इसका उत्तर है रोजगार बढ़ाने की। वर्ष 1992 से 97 अवधि वाली 8वीं पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में मानव संसाधन विकास मूलभूत उद्देश्य था तथा इसमें शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए
पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया था। अब अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन देता है? तो इसका उत्तर है ए, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना निर्माण के प्रथम चरण में योजना आयोग देश में उपलब्ध भौतिक, पूंजीगत तथा मानवीय संसाधनों का अनुमान लगाता है। दूसरे चरण में संघीय तथा राज्य सरकारें अपनी अपनी योजनाएं बनाकर योजना आयोग को प्रेषित करते हैं, जिनका अध्ययन कर आयोग विभिन्न सरकारों द्वारा प्रेषित योजनाओं का एकीकरण करता है। तृतीय चरण के प्रारंभ में योजना आयोग योजना का प्रारूप जारी करता है। तत्पश्चात अर्थात उसके बाद योजना आयोग विभिन्न सरकारों से परियोजनाओं की प्रकृति निर्धारित कर केंद्रीय मंत्रिमंडल तथा विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श के पश्चात योजना का अंतिम रूप कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करता है। कैबिनेट के अनुमोदन के पश्चात योजना प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद को भेज दिया जाता है। एनडीए अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित योजना को अंतिम रूप से स्वीकृत करती है। इसके पश्चात योजना संसद में पेश की जाती है, जहां अनुमोदन के पश्चात सरकारी योजना बन जाती है और उसका प्रकाशन कर दिया जाता था। अब अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? तो 1992 से 97। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 थी। यद्यपि 7वीं पंचवर्षीय योजना 1990 में ही समाप्त हो गई थी और 8वीं योजना 1 अप्रैल 1990 से प्रारंभ हो जानी चाहिए थी, किंतु तत्कालीन आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता के कारण यह अपनी निर्धारित तिथि से 2 वर्ष बाद प्रारंभ हो सकी। अब अगला प्रश्न है, 8वीं योजना के अंतर्गत डीजीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, कितने प्रतिशत? तो 5.6%। 8वीं योजना में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी की वृद्धि दर का लक्ष्य 5.6% प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया था, जो संपूर्ण योजना अवधि में प्राप्त समृद्धि दर से अधिक तथा 7वीं योजना में प्राप्त समृद्धि दर 6% से थोड़ा नीचे था। 8वीं योजना में प्राप्त वास्तविक समृद्धि 6.8% वार्षिक थी। अब अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश था कब से कब तक? तो 1966 से 69 के बीच। भारत पाक युद्ध जो कि 1965 में हुआ, भारत चीन युद्ध 1962 तथा 1965-66 के गंभीर सूखे के परिणाम स्वरूप तृतीय पंचवर्षीय योजना समृद्धि की दृष्टि से पूरी तरह असफल रही थी। फलस्वरूप योजनांतर्गत मूल्य स्तर में वृद्धि, खाद्यान्नों में कमी, विदेशी विनिमय संकट आदि उनके समस्याओं से देश को दो चार होना पड़ा था। इस पृष्ठभूमि में दीर्घकालिक आर्थिक आयोजन को 3 वर्ष अर्थात 1966 से 69 के लिए स्थगित करना पड़ा था। 1966 से 69 की समयावधि को भारतीय आयोजन के इतिहास में योजना अवकाश की संज्ञा दी गई है। अब अगला प्रश्न है, भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है?
तो 1997 से 2002 के बीच। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक थी। अब अगला प्रश्न है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकाशीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है, तो ये स्टार मार्क्स है। वर्ष 1985 से 86 में 30,564 करोड़ रुपये से बढ़कर अविकाशीय व्यय वर्ष 1990 से 91 में 70,626 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार इस अवधि में अविकाशीय व्यय की वार्षिक वृद्धि 26.21% रही थी। ब्याज अदायगी, सुरक्षा, राजकोषीय सेवाएं, प्रशासनिक सेवाएं, पेंशन तथा सब्सिडी की मदों में तीव्र वृद्धि अविकाशीय व्यय में तीव्र वृद्धि के कारक रहे हैं। अब अगला प्रश्न है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिला नियोजन पदाधिकारी। जिला नियोजन और विकास परिषद का प्रधान जिला नियोजन अधिकारी होता है। अब अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है किस सूची का? तो इसका उत्तर है सी, समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची की प्रविष्टि 20 में उल्लिखित है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों विधि बना सकते हैं, किंतु दोनों सरकारें द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर केंद्रीय विधि राज्य की विधि पर अभिभावी होती है। अब अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो पीसी महालनोबिस ने। भारतीय सांख्यिकीय संगठन के तत्कालीन महानिर्देशक प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। अब अगला प्रश्न है, 10वीं योजना की अवधि क्या है? तो वर्ष 2002 ईस्वी से वर्ष 2007 ईस्वी तक। 10वीं योजना की अवधि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो इसका उत्तर है सन 1921। भारत की जनसंख्या वृद्धि को 4 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है 1891 से 1921 के बीच को अवरुद्ध जनसंख्या कहा गया है। दूसरा 1921 से 1951 को मर्यादित वृद्धि दर कहा है। तीसरा 1951 से 1981 के बीच की अवधि को तीव्र ऊंची वृद्धि दर कहा गया। और चौथा 1981 से 2001 के बीच की अवधि को उच्च वृद्धि दर किंतु मंद होने के स्पष्ट संकेत यहाँ से मिलते हैं। वर्ष 1921 के पश्चात भारत जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में प्रवेश कर गया। जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में ऊंची जन्म दर के साथ क्रमशः घटती मृत्यु दर पाई जाती है, जिसके कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि परिलक्षित होती है। वर्ष 1921 के पश्चात भारत के जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था से जनांकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में प्रवेश करने के कारण ही वर्ष 1921 को भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में महान विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो 1919 जो है डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है,
भारत के ग्रामीण आबादी का कितनी प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो 94% जनसंख्या जो है प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है। वर्ष 2000 के अंत तक भारत की 94% आबादी ऐसी है जिसके 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल है। इसी प्रकार 2000 के अंत तक 84% ग्रामीण आबादी ऐसी थी जिसके 3 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक स्कूल है। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 से 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे था? तो उड़ीसा। हम लोग वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता 80.9% है और महिला की साक्षरता 64.6% है। वहीं बिहार में 61.8% लोग साक्षर हैं, जो देश में न्यूनतम है। ओडिशा में 72.9% साक्षरता है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी के आंकड़े निम्नलिखित हैं, जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। बिहार में नगरीय आबादी 11.3% है, जनगणना 2011 के अनुसार। अब अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, कितना प्रतिशत? तो संपूर्ण भूमि का 33%। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार उष्णकटिबंधीय जलवायु के दृष्टिगत भारत के कुल भूमि के कम से कम 33% भूमि पर वन आवश्यक है, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, जो कि देहरादून में है, द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वनावरण एवं वृक्षावरण है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 24.56% है, जबकि वनावरण 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल क्षेत्रफल का 21.67% है। अब अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो यह जो है चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और विश्व मानव पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन एवं वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रयासरत रहे हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में बहुगुणा जी के उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसे इन्होंने अस्वीकार कर दिया। विगत वर्षों में आप टिहरी बांध से आशंकित पारिस्थितिकी विनाश के दृष्टिगत टिहरी बांध निर्माण का विरोध करते रहे हैं। 21 मई 2021 को इनका कोरोना से निधन हो गया। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है कहाँ? तो नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो इसका उत्तर है कलकत्ता।
हम लोग जब 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुंबई में है और तीसरे स्थान पर कोलकाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 25.72%। लेकिन वर्तमान जनगणना 2011 के अनुसार यह प्रतिशतता 31.1% है। ये काफ़ी फिर पुराना प्रश्न है। हम लोग केवल 2021 के जनगणना को देखेंगे तो नीचे आप लोग देख सकते हैं कि 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 17.7% रही है। अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी कितनी? तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका क्या उत्तर होगा? तो 17.7%। अगला प्रश्न है, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की कौन सी औसत वार्षिक वृद्धि दर थी? तो इसका उत्तर है बी, कमी का रुख दिखती थी। नवीनतम जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कम होकर 1.64% रह गई थी। आगे है 1971 एवं 81 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या का दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से क्या हुआ? तो घट गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है कौन? तो चीन। संयुक्त राष्ट्र अभिकरण संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति 2021 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला देश चीन की जनसंख्या 1,44.42 करोड़ थी, जबकि दूसरे सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश भारत की आबादी 1,39.34 करोड़ थी। अब अगला प्रश्न है, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो इसका उत्तर है डी, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, जनांकिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ क्या है? तो इसका उत्तर है सी, प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया गया है, अर्थात लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुना 1000। अब अगला प्रश्न है, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो बंगाल में जो है अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। लेकिन जब 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो बिहार का जन घनत्व भारत में सर्वाधिक है। तो कितना है बिहार का? 1106। अब अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। लेकिन हम लोग इसे याद नहीं रखेंगे, हम लोग बिहार याद रखेंगे। ये प्रश्न भी काफ़ी पुराना है तो इसे छोड़ देते हैं। हम लोग नए डाटे को ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। आगे है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर है डी, जैन में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में धार्मिक आधार पर साक्षरता दर सर्वाधिक जैनों की है। अब अगला प्रश्न है,
भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो इसका उत्तर है सी अर्थात बिहार की। जनगणना 2011 के अनुसार दिए गए विकल्पों तथा सभी भारतीय राज्यों में पुरुष एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता बिहार राज्य में न्यूनतम है। बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 71.2% तथा महिलाओं की साक्षरता दर 51.5% है। अब अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर है सी मिजोरम। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातीय आबादी का सर्वाधिक प्रतिशत राज्यों में मिजोरम की प्रतिशतता 94.4%, जबकि संघ शासित प्रदेश में लक्षद्वीप में 94.8% है। तो यह था इस सीरीज का अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था का आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।